अनन्य रिकॉर्डिंग चेक कर लेना एक बार। अब उसके आगे हमें करना है, उसके आगे अब जो टॉपिक स्टडी करना है उसको ध्यान से सुनेंगे और उससे पहले एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन देखना है, इसको सोचना है कि किस तरह से होगा। सपोज AS2S3 है प्लस से HNO3 है, इससे बना H3ASO4 प्लस H2SO4 प्लस NO। देखते हैं पूरी क्लास में किसका सही होता है। जिसने प्रैक्टिस की है वो आंसर कर सकता है इसका। इसमें तो बताना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे AS2S3 से रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की तरफ, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम AS2S3 और रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट। रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। कोई भी इसका आंसर अगर दे सकता तो। रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। मे बी मैं लास्ट में क्या होता बता दूं उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे नोट करना है अभी। अब आगे जो बैलेंसिंग के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसके बिना रेडॉक्स टाइट्रेशन नहीं हो पाएगा। रेडॉक्स टाइट्रेशन टॉपिक है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान देना। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सही ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं वो उसमें है, दो हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एक है KMnO4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, KMnO4, और दूसरा K2Cr2O7। ये दो वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, 12th में भी पढ़ेंगे इसको, 11th में भी। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर। K2Cr2O7 ऑरेंज कलर। KMnO4 पर्पल, K2Cr2O7 ऑरेंज। तुम्हारे पास नोट्स अपने होने चाहिए, उसमें लिखते रहना साथ साथ। लिखेंगे नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा ढंग से। तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टडी करने हैं। एक है KMnO4 जिसका कलर क्या है, पर्पल। याद रखना है इसको सही ना, इसका पर्पल कलर है। और दूसरे कलर है ऑरेंज। ऑरेंज, ये दो स्टडी करने हैं। पर्पल कलर का KMnO4 और K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का, ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है जो हमें स्टडी करने हैं। इसको ध्यान से सुनना है बिल्कुल। अब जैसे KMnO4 पर्पल कलर का है, ये अब तीनों मीडियम में काम करता है। तीनों मीडियम में यानी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। किसी में स्ट्रॉन्ग होगा, किसी में थोड़ा बहुत वीक होगा। K2Cr2O7 ओनली इन एसिडिक मीडियम, ओनली इन एसिडिक मीडियम। ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है। और ये एसिडिक में भी, न्यूट्रल में भी और बेसिक में भी। न्यूट्रल, न्यूट्रल को वीकली बेसिक भी कहते हैं, ध्यान रखना। न्यूट्रल और वीकली एल्कलाइन या वीकली बेसिक। और तीसरा स्ट्रांगली बेसिक या स्ट्रांगली बेसिक बोलेंगे इसको, स्ट्रांगली बेसिक। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम जो बहुत कम यूज होगा, ये बहुत ही कम यूज होगा। तो ये अभी डिस्कस करेंगे इसको। KMnO4, K2Cr2O7 ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट्स हैं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें KMnO4 है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें KMnO4 है। अभी याद करने का तरीका बताता हूँ। कोई बता सकता है इसमें KMnO4 व्हाई इट इज मच स्ट्रॉन्गर, व्हाई इट इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। कोई रीजन सोच के बता सकता हूँ। सर इसमें पोटेशियम भी ज्यादा है और ऑक्सीजन भी। पोटेशियम और ऑक्सीजन ज्यादा है। नहीं नहीं, ये देखो इसमें रीजन इसका एक्चुअल में ये Mn में स्टेट यहाँ +7 है, यहाँ पे Cr की स्टेट क्या है, +6 है। यहाँ +7 या +6, +7 है ना। और दूसरा इससे जो Mn2+ बनता है, इससे ना एक्चुअल में बनता जो प्रोडक्ट है वो Mn2+ है। ये ज्यादा स्टेबल माना जाता है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये बेटर ऑक्सीडाइजेंट होगा। और दूसरा अगर याद करने का तरीका चाहिए तो +7 जो है, +7 जो है इसमें स्टेट ज्यादा है। जिसकी स्टेट ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी गेन करेगा, इसलिए Mn+7 जो है जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। +7 है ना तो उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और यहाँ +6 है, +6 को इलेक्ट्रॉन फिर भी रिक्वायरमेंट तो है, इसको भी है क्योंकि +6 भी
हाईली डेफिशिएंट है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, KMnO4, ये याद रखना इसके अंदर। और एक चीज और ध्यान रखना, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि K2Cr2O7 जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड है। अगर ये समझ आएगा, ये जो बातें बता रहा हूँ ना, आज वाला लेक्चर जो पूरा टोटल लेक्चर बैलेंसिंग तक जो लास्ट टाइम मैंने कराया है, उतने लेवल तक ही स्कूल में आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा, सही ना। उससे ऊपर आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं किसी के स्कूल में, तो उधर पूछेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन स्पेशली, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अदरवाइज आज का लेक्चर जो है एंट्रेंस के अलावा अगर करना चाह रहे हैं तो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा, सही ना। तो इसलिए समझ जिसको आएगा दोबारा दोबारा सुनना लेक्चर्स को, और अभी ध्यान समझना पहले, हो सकता है मैं इसको इस पे क्या कहते हैं यूट्यूब पे प्राइवेट कर दूं उसको, इस लेक्चर को, तो इसलिए इसको अभी सुनना ध्यान से, पूरा स्कूल लेवल के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। KMnO4 K2Cr2O7 मैंने बता दिया, इसमें ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है, KMnO4 है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनता है Mn2+, इट इज मोर स्टेबल। इसका प्रोडक्ट बनता है Cr3+, ये भी स्टेबल है, लेकिन उतना स्टेबल नहीं है जितना स्टेबल Mn2+ है, तो ये भी एक रीजन है। और मैंने कहा याद करने का तरीका क्या है, इधर +7 स्टेट है, +7 ज्यादा डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए इसको, ये +6 है, ये थोड़ा कम डेफिशिएंट है, हालांकि डेफिशिएंट ये भी है। अब अगली लाइन मैंने बोली है, इन दोनों में से जो K2Cr2O7 है, क्लियर, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको मानते हैं हम प्राइमरी स्टैंडर्ड, क्लियर, दिस इज ट्रीटेड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसको क्या मानते हैं हम, प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी को 1 डिग्री लिखते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं, रखना। अब इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं, और KMnO4 को मानते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। KMnO4 को हम क्या मानते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। देखो जो बातें लेक्चर की नहीं समझ आती हैं उसको नोट डाउन कर लेना, ये आगे जाके जब पढ़ेंगे ना हायर लेवल पे थोड़ा, या आगे जाके चैप्टर जब पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक के, उसमें और क्लियर होती जाएंगी चीजें। अभी अगर क्लियर नहीं होती हैं तो इसको सिर्फ नोट डाउन करना है। ये क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है KMnO4, और ये प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब इसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन सकती है, इसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैन बी फॉर्म्ड। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैंने बताया वो क्या होता है, जिसका कंसंट्रेशन नोन होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसकी बन जाएगी, कैन बी फॉर्म्ड बट नॉट दैट ऑफ KMnO4। तो इसका रीजन अगर पढ़ना चाहें तो रीजन एक एक वर्ड में लिखेंगे कि K2Cr2O7 इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट, K2Cr2O7 इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट। इसको हम प्योर स्टेट में ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट, और उसमें KMnO4 के अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज आ जाती है, इसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाएगी क्योंकि ये प्योर स्टेट में मिल जाता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरा, KMnO4 पे ना लाइट जैसे ही पड़ती है तो ये टूट जाता है MnO2 के अंदर, KMnO4 के अंदर लाइट पड़ते ही ये टूट जाता है MnO2 में, ये लाइट पड़ते ही इसके ऊपर, तो ये K2MnO4 यानी MnO4 नेगेटिव में ये टूट जाता है, प्लस MnO2 प्लस O2। याद रखते हैं तो इक्वेशन भी याद कर लेंगे, इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन में रीड करते हैं इसको, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। तो लाइट पड़ते ही ये टूट भी जाता है। दूसरा, KMnO4 को इसकी अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम जिस सॉल्यूशन में डालते हैं इसको, उसमें ऑटोमेटिकली कुछ इंप्योरिटीज आते हैं एसिड्स की फॉर्म में, तो वो भी इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बनने देते हैं। कुछ इंप्योरिटीज आते हैं जो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बनने देते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम नहीं बना पाते KMnO4 का, लेकिन K2Cr2O7 बना लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इसलिए K2Cr2O7 को प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बातें भी नहीं पता होती हैं, ये भी कम बताते हैं स्कूलों के अंदर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, इवन जेईई मेंस में पूछ लिया क्वेश्चन इसका। तो बस इतना भी याद रख लेंगे कि K2Cr2O7 प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, KMnO4 क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इतना भी याद रख लेंगे तो इंपॉर्टेंट है काफी। और ऐसे ही ना FeSO4 होता है, दो चीजें हैं, FeSO4 और एक मोहर सॉल्ट, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। तो इसको मानते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, दिस इज प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, लेकिन ये नहीं है, दिस इज नॉट प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये भी याद रखते हैं, याद कर लेंगे क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसमें तो एयर भी आ जाएगी ना, तो भी ये FeSO4 ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe+2 से किसमें चला जाएगा, एयर आने से +3 में, लेकिन ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो इसलिए FeSO4 को नहीं मानते। ये है मोहर सॉल्ट, याद रखना इसका नाम, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट कहते हैं इसको, इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे स्कूल में, मोहर सॉल्ट। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, बट दिस इज नॉट प्राइमरी स्टैंडर्ड FeSO4। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इन बातों को याद कर लेना। ये क्वेश्चन, यही दो तीन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं इसके, इसीलिए इनको ध्यान रख लेना।
नेक्स्ट अब है सी के अंदर एक और टर्म नोट कर लेंगे। एक चलो ये तो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड ही है थोड़ा बहुत। जैसे क्वेश्चन आया था इस बार जेई ने पूछा था मेंस में, क्वेश्चन था कि एक्यूरेट कंसंट्रेशन ऑफ NaOH कैन बी accurate concentration of NaOH can be known या can be calculated from, can be known from accurate concentration NaOH का चाहिए हमें, तो वो हम किससे पता लगा सकते हैं accurate concentration? तो कोई भी सोच के बता सकता है इसका आंसर, किसी ने पढ़ा होगा। can be known from मतलब कि जैसे किस टाइट्रेशन, can be known from which titration? कौन से टाइट्रेशन से एक्यूरेट कंसंट्रेशन आ जाएगा NaOH का। तो इसमें ऑप्शन दिए थे जो क्वेश्चन आया था। पहला ऑप्शन जैसे दे दिया NaOH को ब्यूरेट में लेके, NaOH in burette and oxalic acid in flask, oxalic acid H2C2O4, H2C2O4 in flask, conical flask, सही ना। फिर इसको चेंज कर दिया, NaOH in burette है और इसको लिख दिया सेकंड में लिख दिया सपोज NaOH in burette और concentrated H2SO4 and H2SO4 in conical flask। तीसरा ऑप्शन दे दिया जैसे NaOH in फ्लास्क और concentrated H2SO4 in burette, in burette। और लास्ट ऑप्शन दे दिया oxalic acid, oxalic acid in burette and NaOH in flask। किसी ने किया उस क्वेश्चन ये वाला, किसी को भी पता हो इसका आंसर? अच्छा डबल टाइट्रेशन नाम बोलना है जिसने डबल टाइट्रेशन पढ़ा हुआ है। मेरे नोट्स में से जो प्रीवियस लेक्चर्स है, एडवांस मोल कांसेप्ट लेक्चर से, किसी ने पढ़ा है डबल टाइट्रेशन उसमें से? यस सर मैंने पढ़ा है। कौन? सर कशिश। कशिश। और किसने पढ़ा है? अनन्या। सर अखिलेश। अखिलेश। तीन। अखिलेश। हाँ 3 बच्चे हो गए, और नहीं पढ़ा किसी ने। चलो कुछ नहीं होता। फिर इसका एक तो ना जो मैं बोलूंगा उस चीज को ध्यान रखना है सिर्फ। ये इस बार का जेईई मेंस का क्वेश्चन है, मतलब ये टच भी नहीं करेंगे। मोल कांसेप्ट हमने पढ़ लिया है, जबकि ये क्वेश्चन टच भी नहीं होंगे। ये जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तब तक नहीं पता लगेंगे। तो एक बार सुनेंगे कि क्या आंसर क्या है इसका। देखो उसमें तुम्हें ब्यूरेट और फ्लास्क दोनों टर्म्स बताई हुई है मैंने। ब्यूरेट क्या है, फ्लास्क क्या है। ये देखो ये यहाँ पे लिया मैंने फ्लास्क, फ्लास्क और ऊपर ये ब्यूरेट। नीचे इसका सॉलिड सरफेस होता है, सॉलिड सरफेस होगा वहां पे इसको टाइट कर देते हैं। ये यहाँ पे इधर स्टॉप कॉक लगा होता है। यहाँ क्या लगा होता है, स्टॉप कॉक। और यहाँ से हमारा ड्रॉप वाइज आएगा। और इधर हमने क्या लिया हुआ है, इधर हमने लिया हुआ है नॉन वॉल्यूम नॉन कंसंट्रेशन। यहाँ पे सपोज मेरे पास, अब ध्यान देना इधर, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो मैंने यहाँ पे लिया था, जैसे यहाँ ले लिया मैंने NaOH, ये क्या ले लिया NaOH। अब ध्यान देना इसका वॉल्यूम मेरे को पता होगा कि नहीं, जो फ्लास्क में मैंने लिया है ये कॉनिकल फ्लास्क है। ऊपर क्या ब्यूरेट, ऊपर क्या ब्यूरेट, नीचे फ्लास्क लिया, ऊपर क्या लिया ब्यूरेट, ऊपर ब्यूरेट है। ब्यूरेट से हम डाल रहे हैं। अब ये मैंने लिया यहाँ पे NaOH, सपोज यहाँ क्या है NaOH, जिसका कंसंट्रेशन मेरे को निकालना है। जिसका भी कंसंट्रेशन निकालना होता है उसको हमेशा कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, ये दिमाग में रखेंगे बात हमेशा। जिसका मैं क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। वॉल्यूम मेरे को इसका पता होगा कि नहीं, फ्लास्क में जो चीज है उसका वॉल्यूम तो पता होगा। वॉल्यूम मेरे को पता है, इसका कंसंट्रेशन निकालना है, मैंने इसको ले लिया फ्लास्क के अंदर। ऊपर ब्यूरेट में क्या होगा, ब्यूरेट में जो है अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड चाहिए। जितने भी ऑप्शन देखोगे सब में एसिड है, H2C2O4 है, H2SO4 है कि नहीं एसिड। हर ऑप्शन में एसिड तो दे ही रखा है। अब ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे हम लेंगे H2C2O4 को, यहाँ H2C2O4 को, क्योंकि ये वीक एसिड है। वीक एसिड इज ट्रीटेड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। वीक एसिड को क्या मानते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये ध्यान रखना क्यों मानते हैं, क्योंकि वीक एसिड, क्या वीक एसिड का कंसंट्रेशन चेंज होगा,
क्या वीक एसिड का कंसंट्रेशन चेंज होगा कि नहीं? वीक एसिड कम डिसोसिएट होगा। कोई भी वीक एसिड ले लो, H2S, CH3COOH बताए हुए मैंने डबल टाइट्रेशन के अंदर, जो भी वीक एसिड है, HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, ये नहीं लेना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये सबको इतना कॉमन सी बात है, पता होगी सबको। HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, ये चार दिमाग में रखना। ये चार क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इसको नहीं लेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर उसको ले लिया मैंने तो वो डिसोसिएट करता रहेगा, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। वो डिसोसिएट करेगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? चेंज होगा। इसलिए उसको नहीं लेते हैं। हम क्या लेते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड? वीक एसिड को। वीक एसिड इज टेकन एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड को मानते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसको यहाँ लिया। अब मैं इसको ड्रॉप वाइज, अब मैं इसको क्या करूंगा? ड्रॉप वाइज ऊपर से पहले तो तेज डालेंगे थोड़ा सा, ड्रॉप वाइज फिर इसको डालेंगे यहाँ पे, किसके अंदर? NaOH के अंदर। डालते जाएंगे। इंडिकेटर तो डाला होगा इसके अंदर, वो मैं बता देगा कि इस पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन हो गया। फिर मान लो मेरा यहाँ तक ये यूज हो गया। अब यहाँ तक यूज हो गया, मेरे को ब्यूरोड में दिख ही रहा है, इसका इतना वॉल्यूम बच गया, और ऊपर इतना वॉल्यूम क्या हो गया? ऊपर वाला वॉल्यूम क्या हो गया? इतना वॉल्यूम क्या हो गया? यहाँ तक ये यूज हो गया, ये इतना वॉल्यूम यूज हो गया इसका। तो यूज वॉल्यूम भी पता लग गया मेरे को, इसका यूज वॉल्यूम पता लग गया। कंसंट्रेशन तो मेरे को, मैंने ब्यूरेट में तो मैंने खुद डाला है एसिड को, इसलिए इसका कंसंट्रेशन मुझे पता होगा, इसमें कंसंट्रेशन पता होगा। और यहाँ पे अब फिर क्या लगा देंगे फॉर्मूला? N1V1 इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लग जाएगा? N1V1 इक्वल टू N2V2, N1V1 इक्वल टू N2V2, ये लग जाएगा फॉर्मूला। इससे मेरे को जो NaOH का कंसंट्रेशन है यानी नॉर्मल टी, वो पता लग जाएगी। ये N1V1 किसका है? H2C2O4 का। ये वॉल्यूम किसका है? NaOH का। ये N2 क्या है? किसका है? ये N2 किसका होगा? नॉर्मलिटी NaOH की, जो मेरे को निकालनी है वो पता लग जाएगी इससे। तो बस इतना दिमाग में रखना है आप पे। जो वीक एसिड होता है उसी को हम क्या मानते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड। उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं। और जो भी चीज मेरे को जिसका कंसंट्रेशन निकालना है उसको मैं हमेशा कॉनिकल फ्लास्क में रखूंगा। जिसका कंसंट्रेशन निकालना है उसको हमेशा किसमें रखेंगे? कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। सही ना? उसको कॉनिकल फ्लास्क में रखेंगे, ये ध्यान रखना इस चीज का। उसको कहाँ रखेंगे? कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। और दूसरा जो है ब्यूरेट में लेंगे, जिसका में कंसंट्रेशन नोन होता है, और इसमें अगर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है तो हमें एसिड वीक लेना पड़ेगा। वीक को मानते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया तो कर लेंगे, नहीं तो आगे जाके क्या पता और एक्सप्लेन होगी। सही ना? तो इतना जरूर ध्यान रख लेना कि वीक को हम मानते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ बातें बता दी हैं। इसमें रेडॉक्स का काम कम है। अब हम KMnO4, जो मैं बता रहा था तुम्हें, KMnO4, थोड़ा सा इसकी रिएक्शंस को देखेंगे। नेक्स्ट नोट करना आगे। अच्छा, किसी को भी कुछ भी पता लगा इसके अंदर कि नहीं? जिसने डबल टाइट्रेशन थोड़ा बहुत पता है, पढ़ा है, शायद उसको कुछ समझ आ गया। किसी को भी समझ आया ये? यस सर, आगे समझ। यस सर, आया थोड़ा थोड़ा आया ना। कुछ नहीं होता, ये चीजें ना प्रैक्टिस से रिलेटेड है। पता लग रहा है कि नहीं? ये प्रैक्टिस से रिलेटेड चीजें हैं। ये आगे जाके धीरे धीरे पता लगेगी। एटलीस्ट यहाँ पे तुम्हें दो डिवाइस जो हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए, मैंने दो के नाम तो पता लग गया ना, एक ब्यूरेट और एक ब्यूरेट, और एक ये दो पता लग गया कि नहीं? और ये यहाँ पे स्टॉप कॉक है। यहाँ पे ये क्या है? स्टॉप कॉक। ये स्टॉप कॉक है। इसको घुमा करके इसका हम फ्लो जो है, इसका एसिड का फ्लो तेज या फास्ट या स्लो कर सकते हैं। ये स्टॉप कॉक है। तो ये नाम भी पता लगना ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्यूरेट क्या होता है, पिपेट क्या होता है, फ्लास्क क्या होता है, ये भी आगे चीजें यूज होंगी। तो ये ब्यूरेट था यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट में अब आगे जो रेडॉक्स से रिलेटेड चीजें वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे KMnO4 की बात कर रहा हूँ मैं इधर। KMnO4 ध्यान देना इधर। पहले KMnO4 ले रहे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तीनों मीडियम में, वेदर इट इज एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, तीनों में यूज होता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले मैं ले रहा हूँ एसिडिक मीडियम। तो ये भी स्कूल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पता ना भी कराएं इस चीज को। KMnO4, तो इसमें लिया मैंने MnO4 नेगेटिव। ये कन्वर्ट होता है हमेशा, ये याद रखना है, अगली लाइन लिखूंगा मैं। MnO4 नेगेटिव ये कन्वर्ट होता है Mn2+ के अंदर। ये तुम्हें याद रखना है, इसका ये एक्सपेरिमेंटल है सारा। ये कन्वर्ट किसमें होगा? बस तुम्हें इतना पता होगा कि Mn की स्टेट यहाँ +7 है, सिंस इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स लोअर स्टेट। +2 में गया है। किस में गया? लोअर स्टेट में। समझ आ गई बात कि नहीं है? +7 से ये Mn की स्टेट यहाँ +7 है, x - 8 = -1, x यहाँ पे क्या? +2, तो +7 से +2 में जाएगा, +7 से +2 में जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस हर कोई कर लेगा। और एक चीज और ध्यान रखना, लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन के याद कर लेंगे इसको। कोई भी सब्सटेंस अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा कौन से मीडियम में होगा? एसिडिक मीडियम में।
एसिडिक मीडियम में हमेशा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रीजन इसका अगर याद करने का तरीका बताता हूँ। याद करने का तरीका क्या है इसका? एसिडिक मीडियम में कौन से आयंस होते हैं? एसिडिक मीडियम में कौन से आयंस हैं? H positive. पॉजिटिव है ना, H पॉजिटिव है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो लूज करेगा? चाहिए ना, प्लस चार्ज है, प्लस को तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चाहिए होते हैं। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कौन सा एजेंट, प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग? ऑक्सीडाइजिंग। समझ आया कि नहीं है? इसको ऐसे याद कर, ये याद करने का तरीका है इसका। इसलिए एसिडिक मीडियम के अंदर 99.9% कोई भी सब्सटेंस अच्छा हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और बेसिक में उतना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बेसिक में वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा बन जाएगा। बेसिक में क्या बन जाएगा? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बताई है मैंने यहाँ पे, इसको याद रखना है। एसिडिक मीडियम तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक मीडियम, अच्छा बेसिक मीडियम में क्यों अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट? याद करने का तरीका क्या होगा? बेसिक मीडियम में कौन से आयंस? OH negative. OH negative. OH नेगेटिव आयंस है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा? लूज करेगा तो कौन सा एजेंट? Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट ही तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। आगे बात समझ के नहीं? समझ आ गया कि नहीं है? एसिडिक मीडियम में, हाँ ये ध्यान रखना है, एसिडिक मीडियम में अच्छा क्या होगा? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेसिक मीडियम में क्या होगा? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। बस ये याद रखना है। अब मैं इसको सिंपली बैलेंस कर रहा हूँ, बैलेंस करना सबको आता है। MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस बन रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये 5 नेगेटिव, ये 5 नेगेटिव हो गया, और ये हमारा 5 नेगेटिव, और ये 1 नेगेटिव है, 6 नेगेटिव, और ये 2 नेगेटिव जो है ये भी इधर जाएगा। ये जो 2 नेगेटिव था, 2 पॉजिटिव, तो ये इधर जाके 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर 8H प्लस आ जाएंगे। बैलेंसिंग सबको आती नहीं है? 8H पॉजिटिव आ गया प्लस 4H2, तो ये बैलेंस कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगला टर्म है यहाँ पे एन फैक्टर। ध्यान सुनना लाइन ये वाली। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए, ये 1 मोल ये ना, MnO4 नेगेटिव के आगे कोफिशिएंट क्या है? 1। 1 मोल के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे वो एन फैक्टर होता है रेडॉक्स के अंदर। 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए या 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे दैट इज कॉल्ड एज एन फैक्टर। तो यहाँ पे अगर कोई बोलेगा एन फैक्टर कितना है इसका KMnO4 का, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? 5। नहीं समझ आया? आगे समझ के नहीं है? क्योंकि 1 मोल क्या है? MnO4 नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 5, तो एन फैक्टर विल बी 5। तो अगर मैं यहाँ बोलूं इक्विवेलेंट वेट क्या होगा KMnO4 का? Mn का वेट होता है 55। आंसर देखते हैं कौन फास्ट देगा। क्या आंसर आएगा इसमें? इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 होता है m/5, ये पता है ना, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। अब m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी m की वैल्यू यहाँ पे? सर Mn का 55 था। हाँ Mn का 55। 143 43 आ रहा है, एक बार चेक करना, कोई गलत हुआ फिर या तो। 64 नहीं देखो ना इधर, 55 इसका है और 23.8 150 23.8 नहीं तुम गलत कर रहे हो। 55 इसका, 39 इसका, 64 इसका। सर टोटल 30 आएगा आंसर। 30 आंसर आएगा? नहीं तो 150 सर 158 हाँ 150 किसने बोला ये? 158 सर अखिलेश अखिलेश का सही है। 158/5 K का 39 होता है, Mn का 55 और O का 16। कैलकुलेट करना 158/5 आ जाएगा। m/5 तो याद रखना जरूर। क्या याद रखना है? m/5। क्लियर होगी बात कि नहीं है? एन फैक्टर समझ आ गया इधर कि नहीं? सर एक बार बता दो। आ गया सर। देखो हाँ, 1 मोल के लिए, दोबारा सुन लेंगे एक बार, 1 मोल के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, ये 1 मोल है ना यहाँ पे, KMnO4 कितना है? 1 मोल। 1 मोल के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं वो एन फैक्टर है। तो एन फैक्टर यहाँ पे KMnO4 का कितना होगा? 5। Mn2 प्लस का एन फैक्टर कितना होगा? 5। एक बार नाम नैन्सी आंसर देगी। नैन्सी सुन रहे हो क्या? नैन्सी बताओ Mn का इस Mn2 प्लस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा है, और वैसे दोबारा
देखो Mn जो है ये 1 मोल है, यहाँ पे Mn का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय 5। तो यहाँ पे 1 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इक्विवेलेंट वेट इसका भी क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट इसका भी क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mn2+, ये भी हो जाएगा हमारा 55 डिवाइड बाय 2। नहीं समझ आया? 55 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। तो जितना चार्ज होता है उससे डिवाइड करते हैं। हाँ, जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, एक बार अब ये बताना कौन सा आंसर बताएगा इसका। इसको ट्राई करना है। ये बिंदिया तुम ट्राई करो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर, कोई और? 4.5 4.5 ये किसने बोला है? बिंदिया। हाँ, कैसे आया बताओ? सम मॉलिक्यूलर मास H2O का हो जाएगा 18 बहुत अच्छे। और मोल्स है 4। 4 मोल के लिए नहीं, एन फैक्टर कितना है इसका? हाँ वही, एन फैक्टर 4। एन फैक्टर 4 गलत है, एन फैक्टर होगा इसका 5/4। देखो 4 मोल के लिए ध्यान देना इधर, 4 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये 4 मोल है ना इधर, 4 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 4 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5/4। तो 5/4 आएगा ना? नहीं समझ आ रहा? अब भी आ गया, आगे समझ के नहीं? अच्छा, एक आंसर और कौन देगा? ये आंसर ट्राई करना है। चलिए आलेख, तू तेरे को देना आंसर। आलेख, यस सर। हाँ तू बता इक्विवेलेंट वेट क्या होगा H+ आयंस का? H+ आयंस का एन फैक्टर बोल सिर्फ। 8/5। 5/8 उल्टा हाँ करियो यस हमेशा। सर, 5/8, 5/8। हाँ, 1 मोल के लिए 8 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 5/8 इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 5/8। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा इधर से? अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ H+ अगर निकालना है तो 8/5 8/5 1/8 में 5/8। 5/8। हाँ, तो 8/5 आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। यस सर, यस सर, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ज्यादा हो गया कि नहीं? यस सर। जो अगर मैं कहूँ इसका H+ आयंस का एटॉमिक वेट कितना है, तो क्या बोलेंगे आंसर? इसका एटॉमिक वेट कितना है? 1 है ना, H का 1। यस सर। 1 है, और अभी आंसर कितना है? 1.6 इक्विवेलेंट वेट में। क्या आंसर? 1.6। तो बढ़ गया कि नहीं? 1.6। इक्विवेलेंट वेट तो यस हमेशा सर। कम आता था, मोल कंसेप्ट याद है कि नहीं? इक्विवेलेंट वेट हमेशा कम आता था। यस सर। इधर आ गया कि नहीं ज्यादा? कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, क्या इक्विवेलेंट वेट हमेशा लेस होता है मॉलिक्यूलर वेट से? तो ये गलत है स्टेटमेंट। इट कैन बी ग्रेटर आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द एन फैक्टर। समझ आएगा कि नहीं? ये इक्वेशन क्लियर हो गई कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ये इक्वेशन पूरी तुम्हें बिल्कुल Yes, टिप्स sir. पे होनी चाहिए। ये हाँ, ये इक्वेशन ना Yes, पूरी sir. रटी होनी चाहिए। ये वाली इक्वेशन इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। MnO4 10 बार बोल लेना मन में, या तो सिर्फ ये याद कर लो, बैलेंसिंग तुम्हारी इतनी स्ट्रांग हो कि MnO4 नेगेटिव से Mn2+ बनता है, और ये पूरा बैलेंस कर लो। तो एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 है, ये भूलना नहीं है। एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर क्या है? 5। इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, सही ना? अब हम करेंगे इसका वीकली बेसिक मीडियम में। ध्यान देना, जैसे MnO4 नेगेटिव है, ध्यान देना। अब ये है न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल और वीकली बेसिक दोनों बात ध्यान रखना। बेसिक बोलेंगे, न्यूट्रल कम बोलते हैं। बेसिक बोले या न्यूट्रल बोले, यही वाली क्वेश्चन यूज करनी है। MnO4 नेगेटिव से बनेगा MnO2, MnO4 नेगेटिव से बनेगा MnO2। MnO4 नेगेटिव का कलर क्या है? पीछे बचे एक चीज मिस हो गई मेरे से। MnO4 नेगेटिव का कलर पर्पल, और Mn2+ था ना, उसका कलर वो होता है कलरलेस या लाइट पिंक। Mn2+ क्या होता है? कलरलेस या लाइट पिंक। Mn2+ क्या होता है? कलरलेस या लाइट पिंक। इसको याद कर लेना। इधर MnO4 नेगेटिव क्या है? पर्पल, और MnO2 होता है ब्लैक पाउडर। MnO2 क्या होता है? ब्लैक पाउडर। कलर ये जरूर याद करना, बहुत काम के हैं ये। MnO4 नेगेटिव से MnO2 बना, मीडियम है न्यूट्रल, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, +7 से +4 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पे टोटल नेगेटिव है कितना? टोटल नेगेटिव चेक करेंगे इधर कितना आ रहा है? 1 नेगेटिव और 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, तो 4 O चांस आ जाएंगे इधर। यहाँ क्या आ जाएंगे? 4 O चांस, 4 O चांस आ गए।
तो अब यहाँ पे टोटल बैलेंस करना है हमें। यहाँ पे है हमारे पास 4O, यहाँ पे क्या है 4O, 6O और 4H। इधर से क्या कैंसिल हो जाएगा, 4O यहाँ पे है और H तो है नहीं, 4O से 4O कैंसिल, तो 2O बच जाएंगे, 2O है और 4H है, तो क्या आ जाएगा 2H2O। ये इक्वेशन भूलनी नहीं है, इसको भी याद रखना है। अब इधर इक्विवेलेंट वेट क्या होगा KMnO4 का, अखिलेश इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 क्या होगा इधर? नहीं पता? नहीं पता सर। नहीं पता। इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ये कौन बता देगा इसमें से? अब विधि तुम बोलो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। विधि, लावण्य तुम बोलो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। 158/3. बहुत अच्छे, 158/3 कैसे आया, पता लग गया? Yes, sir. 158 डिवाइड बाय 3। 1 मोल KMnO4, उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3। तो 1 मोल के लिए 3 यानी n फैक्टर 3। नहीं समझ आया ये? ये अखिलेश, आगे सर आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन वो आंसर सर देना था इधर। आगे समझ Yes, के नहीं है? चल बता आगे इसी सर। में। हाँ, इक्विवेलेंट n फैक्टर क्या होगा वाटर का? फास्ट, n फैक्टर वाटर का। वाटर का लावण्य तुम बोलो n फैक्टर वाटर का क्या है? So 18 by so 1 minute. 18/2/3. 18/2/3। मैंने n फैक्टर पूछा है पहले, तो इक्विवेलेंट वेट नहीं पूछा, n फैक्टर पूछा है सिर्फ। हाँ, n फैक्टर होगा 3/2। 2 मोल के लिए सर 3 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल के लिए 3/2 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ आया? n फैक्टर सर होगा एक बार 3/2। n फैक्टर दोबारा बता दो। इसमें कितने मोल हैं? वाटर के कितने मोल दे रखे हैं? 2 मोल दे रखे हैं। यस सर। वाटर के 2 मोल हैं, और इलेक्ट्रॉन 2 मोल के लिए कितने हैं? 3। 3 हमेशा 1 मोल के लिए चेक करना, 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 3/2। नहीं समझ आया अभी? आगे सर, अब आ गया। है ना, तो ये ध्यान रखना 1 मोल के लिए। चल फिर ये किसने पूछा था अभी? सर अखिलेश। अखिलेश दोबारा बता मेरे को, इसमें क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? n फैक्टर क्या होगा O चांस का? O चांस का n फैक्टर फास्ट। n फैक्टर O चांस का सर 3। नहीं सोच पा रहा, 4 मोल है ना यहाँ पे, मोल देख। So 3/4। तुम लोग सोच नहीं पा रहे अभी। हाँ, 4 मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 3/4। नहीं समझ आ रहा? सर थोड़ा थोड़ा तो आया है जैसे। 1 मोल के लिए निकाला ना, 1 मोल यूनिटरी मेथड लगाना है। ये कितने मोल है? 4 मोल। 4 मोल के लिए इलेक्ट्रॉन 3, 4 मोल OH आयंस, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये सिखाना पड़ेगा लिख के। 3/4 नहीं सर, इलेक्ट्रॉन, 3 नहीं समझ आया अभी? आ गया। थोड़ा थोड़ा आया है सर अभी पूरा। एक क्वेश्चन और पूछ लो सर एक बार। एक अभी तो ये पूरा टॉपिक ही इस चल रहा है। अगली क्लास जो है, अभी अगला लेक्चर जो होगा थोड़ी देर में, वो पूरा Yes, sir. टॉपिक इसमें चलेगा। मैं तभी बोल रहा हूँ कि ये स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, चांसेस बहुत कम है। और मैं जो अगला लेक्चर लूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तुम में से जितने भी बच्चे हैं, 24-25 बच्चे जो भी है, उनमें तुम्हें हार्डली से 4 या 5 बच्चों को समझ आएगा। अब वो कौन से जिसने प्रैक्टिस की हुई है। मैंने शुरू में बोला था, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस नहीं की तो नहीं सीख पाओगे बिल्कुल। तो अगला पार्ट देखेंगे अब इसका। अब है स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। इसी में स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में क्या होता है ध्यान देंगे। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम ये बहुत कम यूज होगा, चांसेस ना के बराबर बिल्कुल। स्ट्रांगली बेसिक MnO4 नेगेटिव होता है ना, पर्पल कलर का, ये कन्वर्ट होता है MnO4 2 नेगेटिव में, MnO4 2 नेगेटिव में। तो यहाँ पे स्टेट Mn पे कितना चार्ज है? +7। इधर Mn पे चार्ज कितना है? इधर Mn पे चार्ज कितना है? +7। इधर Mn पे चार्ज कितना है? +6। एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस साइड। तो इधर n फैक्टर कितना होगा KMnO4 का? 1। सर एक मोल 1 के लिए एक 1 आगे समझ के नहीं? तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका? इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 158/1। 158/1। समझ आ गया कि नहीं है?
तो ये बहुत इजी पार्ट है यहाँ पे जो मैंने अभी डिस्कस किया है। इधर इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का 158/1, सोचना नहीं है इसके अंदर ज्यादा। तो ये इजी एन फैक्टर क्योंकि 1 है यहाँ पे। अब अगला पार्ट, ये इसको याद करने का तरीका देख लेंगे। ANB531 भूलना नहीं है। मतलब समझ आ गया क्या लिखा मैंने? ये क्या चीज है, समझ आ गया? एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5, Yes, sir. न्यूट्रल Yes, और sir. वीकली बेसिक में 3, स्ट्रांगली बेसिक में 1। और ये कभी यूज नहीं होगा, दोबारा बोल रहा हूं मैं। बेसिक बोलेंगे तो कौन सा लेना है? न्यूट्रल और वीकली बेसिक। एसिडिक तो है ही एक, सही ना? ये कभी यूज नहीं होगा। स्पेशली बोले स्ट्रांगली बेसिक में एन फैक्टर कितना है, बस जेई एडवांस ने एक बार पूछा हुआ है मेंस में, वो भी 90s में, कि तीनों मीडियम में एन फैक्टर क्या होता है। तो स्ट्रांगली बेसिक में एन फैक्टर 1 है, जब तक मेंशन ना करे तब तक यूज नहीं करना है इसको। एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5, न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर 3, न्यूट्रल या बेसिक में एन फैक्टर 3, स्ट्रांगली बेसिक बोलेगा तो एन फैक्टर 1। तो इसलिए कंफ्यूजन रहता है हमेशा, बेसिक लेना है कि न्यूट्रल लेना है, सही ना? तो ये यहाँ पर मैंने बता दिया। इक्विवेलेंट वेट किसका बता दिया यहाँ पे? तीनों मीडियम में KMnO4 का। अब K2Cr2O7, नेक्स्ट है K2Cr2O7। K2Cr2O7 देखेंगे अगर, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसमें डाइक्रोमेट आयंस, ध्यान देना, डाइक्रोमेट आयंस ये होते हैं हमारे ऑरेंज कलर के, ये कन्वर्ट होते हैं हमेशा Cr3+ में, ये हमेशा Cr3+ में कन्वर्ट होंगे। तो मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि हमने बहुत बार बैलेंसिंग की है इसकी। पहला स्टेप बैलेंस एटम्स, फिर चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर 14H+ आ जाएगा, उसके बाद 7H2 आ जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर अगर अब तुमने कहा, ये समझ आ गई बैलेंसिंग की नहीं इसकी? ये सर इसका याद रखना कलर है। क्या होता है? हाँ, सर इसका डाइक्रोमेट कलर का क्या होता ऑरेंज, है? डाइक्रोमेट का ऑरेंज, इसका ग्रीन और इसका ऑरेंज, ये ऑरेंज और ये ग्रीन, ये याद रखना है, भूलना नहीं। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका यूज दिखाऊंगा कि कैसे यूज होता है इसका। अच्छा, ये इसको याद करना। अब इक्विवेलेंट वेट बताना क्या होगा K2Cr2O7 का। क्रोमियम का वेट होता है 52, फास्ट करना है, वो टाइम खत्म होने वाला है, 15-20 सेकंड रह गए हैं। 52 ये इसका वेट होता है। तो सॉल्व कर लेंगे, 294/6 आएगा। समझ आया कि नहीं है? H आयंस का क्या होगा इनफैक्ट? हाँ, H आयंस का क्या एन फैक्टर है? क्रोमियम +3 आयन का एन फैक्टर क्या है? वाटर का क्या एन फैक्टर है? ये सब निकालना है। 6/14 होगा सर। इसका एन फैक्टर क्या होगा? क्रोमियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 6/2 3 52/3 सर। यस सर, 52/3 52/3 आ जाएगा इसका, सही ना? तो ये इसको ध्यान रखना है, भूलना नहीं बिल्कुल भी इसको, सही है? नेक्स्ट